बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ गांव में सुरेंद्र नाम का व्यापारी अपनी पत्नी शिल्पा और अपनी 10 साल की बेटी पायल के साथ रहता था। वो रोज सुबह बाजार में जाता और अपना व्यापार खत्म करके शाम को घर लौट आता। सारे गांव के लोग उसे मेहनती इंसान मानते थे और सच यही था कि सुरेंद्र एक बहुत ही मेहनती इंसान था। एक दिन सुरेंद्र व्यापार करके रात के समय घर लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक घायल परी दिखाई देती है जो मदद के लिए पुकार रही थी। परी की आवाज सुनकर सुरेंद्र उसके पास आता है और कहता है, अरे आपको तो बहुत चोट लगी है, परंतु आपको इतना चोट लगी कैसे? मैं हर रोज रात को परीलोक से पृथ्वीलोक सैर करने आती हूँ, परंतु आज मेरा सामना एक मक्कार चमगादड़ से हो गया। वो मुझे मारकर मेरी शक्तियाँ लेना चाहता था। मैं किसी तरह उससे अपनी जान बचाकर भाग गई, परंतु फिर भी उसने मुझे बहुत घायल कर दिया। मेरी मदद करो। आप चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगी। मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। परंतु मैं ऐसे अवस्था में डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। लोग मुझे पहचान जाएंगे और हो सकता है कि वो मुझे वापस परीलोक जाने ही ना दे। हाँ, बात तो आप ठीक कह रही हैं, पर कोई बात नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं अभी डॉक्टर से आपके लिए दवाइयाँ लेकर आता हूँ। सुरेंद्र जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है और मलहम की दवाई लेकर आता है और परी के जख्मों पर लगाता है। सुरेंद्र के दया भाव से परी बहुत खुश होती है और वो कहती है, वाकई में तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और मुझे देखता तो शायद वो मेरा दुरुपयोग करता और मेरा फायदा उठाने की कोशिश करता, परंतु तुमने निस्वार्थ मन से मेरी मदद की। मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। तुम्हारे घर के पास जो एक कुआं है वो कोई आम कुआं नहीं है। उस कुएं के अंदर खजानों का खदान है। तुम उस कुएं के अंदर से सोना लेकर अपनी गरीबी दूर कर सकते हो, परंतु ये बात तुम किसी को बताना मत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी, जो आपने मुझे ये राज बताया। अच्छा, तो अब मैं परीलोक चलती हूँ। मेरा यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं है। इसके बाद परी परीलोक चली जाती है। सुरेंद्र परी के बताए अनुसार कुएं के अंदर जाता है तो देखता है कि वाकई में कुएं के अंदर तो खजानों का खदान है। सुरेंद्र बहुत खुश होता है और अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें से कुछ सोना लेकर बाहर आ जाता है और घर जाकर अपने बीवी बच्चों के साथ खाना पीना खाकर सो जाता है और अगले दिन बाजार में व्यापार करने के लिए निकल जाता है और बाजार में एक जोहरी के पास जाता है। क्यों भाई, कैसा चल रहा है धंधा? तुम कहो तो एक अच्छा सौदा दूं क्या? अरे भाई, तुम्हारे पास क्या सौदा हो सकता है भला? सुरेंद्र अपने थैले में से सोने के कुछ सिक्के बाहर निकालता है और उस आदमी को थमा देता है। ये देखकर वो आदमी चौंक जाता है और कहता है, अरे क्यों भाई, तुम्हारे घर के कुएं से सोना निकल रहा है क्या? ये तुम कहाँ से लाए? अरे अब तुम इधर उधर की फिजूल की बातें मत करो और मुझे इसका कितना दाम दोगे ये बताओ। इसके बाद वो आदमी उसके बदले सुरेंद्र को अच्छे खासे पैसे दे देता है, परंतु वो आदमी अभी भी सोच में था। अरे कल तक तो ये सुरेंद्र बहुत गरीब था, भला एक गरीब व्यापारी के पास इतना कीमती सोने के सिक्के कैसे हो सकते हैं? खैर मुझे क्या। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन सुरेंद्र की पत्नी शिल्पा कहती है, सुनिए जी, कल हमारी बेटी का जन्मदिन है। मैं सोच रही थी कि उसके लिए कुछ अच्छा और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाऊं। बहुत खुश हो जाएगी वो। अगर आप मुझे थोड़े कुछ पैसे दे देते तो मैं खाने का कुछ सामग्री खरीद कर ले आती। अरे शिल्पा, कल हमारी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम पूरे गांव को बुलाकर उनको दावत दें। आखिर हमारी बिटिया रानी का जन्मदिन है, धूमधाम से मनाएंगे। ये लो पैसे। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! इतने सारे पैसे आपके पास कैसे आए? कहीं आपने चोरी तो नहीं की है ना? अरे शिल्पा, तुम कुछ भी सोचती हो। कुछ दिनों से मेरे व्यापार में बहुत मुनाफा हो रहा है। लोग आजकल अच्छी रकम दे रहे हैं। अब यूँ समझो हमारी गरीबी के दिन गए। शिल्पा अपने पति की बात मान लेती है और कल अपनी बिटिया रानी के जन्मदिन की सारी तैयारियां कर लेती है। अगले दिन सभी गांव वाले सुरेंद्र के घर दावत खाने आते हैं। सुरेंद्र के घर की दावत देखकर गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं।
अरे ये सुरेंद्र इतना अमीर कैसे हो गया जो पूरे गांव वालों को दावत दे रहा है। पहले तो खुद ये लोग अपना पेट भर सके वही गनीमत था। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। भगवान जाने ऐसा कौन सा खजाना हाथ लगा है इसके। खैर हमें क्या, हमें तो दावत से मतलब है। खाओ खाओ खूब खाओ। सभी लोग बड़े चाव से दावत खाते हैं। तभी एक गांव वाला सुरेंद्र के पास आकर उससे बोलता है, अरे सुरेंद्र भाई, दावत तो बहुत बढ़िया थी। तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है क्या जो इतने पैसे घर में आने लगे? अरे भाई, कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लगी है, बस व्यापार में अच्छा मुनाफा हो रहा है, बस और कोई बात नहीं। तभी पीछे खड़ा गांव का जगमोहन कहता है, ये सुरेंद्र का बच्चा जरूर कुछ छुपा रहा है। आखिर मैं भी तो एक व्यापारी हूँ, मुझे तो इतना मुनाफा नहीं होता। इसने ऐसी कौन सी सोने की खदान ढूंढ ली जो मुझे नहीं मिली। जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे इस पर नजर रखनी चाहिए। अगले दिन से जगमोहन सुरेंद्र के ऊपर नजर रखने लगता है। घर से बाजार तक उस पर नजर रखा करता। एक दिन सुरेंद्र बाजार से अपने घर वापस लौट रहा था। तभी वो उससे पहले पास के कुएं में जाता है। अरे ये इस कुएं के पास क्या करने जा रहा है? सुरेंद्र कुएं के पास पहुंचकर आसपास देखता है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा, पर जगमोहन दूर से छुपकर ये सब देख रहा था। तभी सुरेंद्र एक खाली झोली लेकर रस्सी की सहायता से कुएं में उतरता है। उसके बाद वो सोने से भरी झोली लेकर बाहर निकलता है। ये देखकर जगमोहन चौंक जाता है। मुझे पता ही था कि इसके हाथ जरूर कुछ खजाना लगा है। अब जब मुझे इसके बारे में पता चल ही चुका है तो क्यों न मैं इसका भरपूर फायदा उठाऊं। इसके अंदर से मैं भी सोना निकालूंगा, जिसे देखकर मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। अगले दिन जगमोहन भी चोरी छुपे उस कुएं के अंदर जाता है। रस्सी की सहायता से जगमोहन नीचे उतरता है। तब उसे कुएं के अंदर बस झाड़ियाँ और अंधेरा ही दिखाई देता है। थोड़े आसपास देखने के बाद जगमोहन को एक सुरंग दिखाई देता है। कुएं के अंदर सुरंग? शायद इस सुरंग के पास ही होगा ढेर सारा खजाना। मैं तो आज माला माल होने वाला हूँ। जगमोहन उस सुरंग के अंदर जाता है। वो जैसे ही सुरंग के अंदर आता है तो उसे ढेर सारा जगमगाते हुए सोना ही सोना दिखाई देता है। अरे बाप रे, इतना सारा सोना मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। अब मैं जल्दी से सोना अपनी झोली में भर लेता हूँ। जगमोहन जल्दी जल्दी बहुत सारा सोना अपनी झोली में भर लेता है और कुएं से बाहर आ जाता है और अपनी पत्नी को लाकर वो सारा सोना देता है। इतना सारा सोना देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। अरे आखिर इतना सारा सोना लाई कहाँ से? इसके बाद जगमोहन अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे वाह वाह, ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। अब हम सोने को बेचकर बहुत अमीर हो जाएंगे। अब हर रोज रात को जगमोहन सुरेंद्र के कुएं में जाता और झोली भरकर सोना घर लेकर आता। एक दिन जगमोहन की पत्नी जगमोहन से कहती है, सुनिए जी, आप रोज रोज कितनी बार चोरी छुपे थोड़ा थोड़ा सोना लाएंगे? अगर एक बार ढेर सारा सोना ले आओगे तो महीने तक कुएं में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए आज रात को आप ढेर सारा सोना लेकर आना। हाँ मोहतरमा, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं आज रात को ढेर सारा सोना लेकर आऊँगा। जगमोहन रात को कुएं में जाता है और अपनी झोली में सोना भरना शुरू करता है। तभी अचानक वहाँ एक बहुत ही बड़ा काला सांप आता है। अरे अचानक यहाँ इतना बड़ा सांप कहाँ से आ गया? मैं जल्दी जल्दी सोना भरकर कुएं से बाहर निकलता हूँ। जगमोहन और सोना अपनी झोली में भरने लगता है। तभी उसके पास सांप पहुंच जाता है और उसे डस लेता है और वहीं जगमोहन की मृत्यु हो जाती है। उधर उसकी पत्नी रात भर जगमोहन का इंतजार करती है। जब सुबह तक उसका पति घर वापस नहीं आता तो वो रोते बिलखते सुरेंद्र के घर पहुंचती है और उसे सारी बात बताती है। फिर सुरेंद्र कुएं के अंदर जाता है तो देखता है कि जगमोहन मृत पड़ा है। ये खबर जब वो उसकी पत्नी को देता है तो वो बहुत रोती है। तब सुरेंद्र कहता है, भाभी जी, अगर आप हमसे कह देती कि आपको धन की जरूरत है तो हम दिल खोलकर आपकी मदद करते, लेकिन आपने चोरी और लालच का रास्ता चुना, जिसका फल अब आपको भुगतना पड़ रहा है। उसकी पत्नी को अपने किए पर पछतावा होता है, परंतु अब वो कर भी क्या सकती थी।
गौरवपुर नामक राज्य में माधुरी नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसका एक भाई भी था, लखन। दोनों भाई बहनों में बहुत प्रेम था। वो दोनों भाई बहन अपनी सौतेली माँ कैकई और सौतेली बहन रूपा के साथ रहा करते थे। वो दोनों माँ बेटी माधुरी को हर प्रकार का कष्ट देने की कोशिश किया करते थे। माधुरी की सौतेली बहन रूपा माधुरी जितनी खूबसूरत नहीं थी। रूपा का रंग सांवला था, जिस वजह से वो बदसूरत दिखती थी। इस वजह से कैकई माधुरी को और पसंद नहीं किया करती थी, क्योंकि वो उसकी बेटी से ज्यादा सुंदर थी। एक दिन कैकई माधुरी से कहती है, अरे माधुरी, मेरे लिए चाय लेकर आओ। जी माँ, अभी लेकर आई। ऐसा कहकर माधुरी जल्दी से कैकई के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। माधुरी की सौतेली माँ को जादू टोना करना आता था। उस समय वो जादू कर रही थी। तभी माधुरी आवाज देती है, माँ, मैं आपके लिए चाय लेकर आ गई हूँ। ठीक है, वहाँ रख दो और यहाँ से दफा हो जाओ। ठीक है माँ। ऐसा कहकर माधुरी वहाँ से चली जाती है और उदास होकर अपने कमरे में बैठ जाती है। तभी वहाँ लखन आता है और माधुरी से कहता है, क्या हुआ दीदी, आप बड़ी उदास लग रही हो। नहीं नहीं लखन, कुछ नहीं हुआ है। दीदी, मुझे सब पता है, इसलिए आप मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करो। अब बताओ भी, क्या बात है। लखन, माँ हमसे दुर्व्यवहार क्यों करती है, जैसे कि हम उनके कोई नहीं लगते। अरे दीदी, आप माँ की बातों को दिल पर मत लो। मैं हूँ ना आपके साथ, आप चिंता मत करो। हाँ लखन, एक तुम ही तो मेरे अपने हो। तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसा कहकर माधुरी लखन को गले से लगा लेती है और फिर थोड़ी देर बाद घर के काम करने चली जाती है। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन दोनों भाई बहनों से बहुत काम करवाते हैं और दोनों खुद सारा दिन आराम करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब लखन दिन भर बाहर का काम कर करके थक चुका था, इसलिए अब दोनों भाई बहन वहाँ से भागने का फैसला करते हैं और उसी रात वो दोनों घर छोड़कर भाग निकलते हैं। भागते भागते वो दोनों जंगल में पहुँच जाते हैं और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जब सुबह होती है तो कैकई आवाज लगाकर माधुरी को बुलाती है, माधुरी, जल्दी से मेरी बेटी के लिए और मेरे लिए चाय बना कर लाओ। कैकई के चिल्लाने पर माधुरी के रूम से कोई आवाज नहीं आती। माधुरी, अरे ओ माधुरी, कहाँ मर गई? कैकई माधुरी का कमरा खोलती है तो देखती है कि वहाँ कोई नहीं है। अच्छा, तो ये दोनों मनहूस घर छोड़कर भाग गए हैं। कैकई जल्दी से अपने जादुई गोले में उन दोनों का पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि माधुरी और लखन जंगल में सो रहे हैं। अच्छा, तो ये दोनों यहाँ जंगल में सो रहे हैं। अच्छा हुआ कि ये दोनों जंगल में चले गए। अब देखो कैसे मजा चखाती हूँ। ऐसा कहकर कैकई अपना जादू जंगल के पानी पर कर देती है। अब उन दोनों ने इस जंगल का पानी पिया तो वो दोनों मर जाएंगे। यहाँ माधुरी और लखन उठ जाते हैं। उठने के बाद वो देखते हैं कि वो जंगल में बहुत दूर तक पहुँच गए हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि अब उन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता था। थोड़ी दूर चलने के बाद लखन को बहुत तेज प्यास लगती है। फिर वो दोनों पानी पीने के लिए तालाब के पास पहुँचते हैं और लखन जैसे ही पानी पीने के लिए पानी हाथ में लेता है तभी उस तालाब से आवाज आती है, हे बच्चे, इस तालाब का पानी तुम नहीं पी सकते। अगर तुमने पानी पी लिया तो तुम जानवर बन जाओगे। ये सुनकर माधुरी कहती है, भाई तुम इस तालाब का पानी मत पियो। तुमने सुना नहीं इस तालाब ने क्या कहा? उसकी बातें सुन लखन कुछ नहीं कहता और वहाँ से पानी ना पीकर अपनी बहन माधुरी के साथ आगे बढ़ जाता है। तभी थोड़ी ही दूर चलने के बाद लखन माधुरी से कहता है, दीदी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अब मुझे आगे कोई तालाब मिला तो मैं उससे पानी जरूर पीऊंगा। मुझे सच में बहुत तेज प्यास लगी है। ठीक है भाई, आगे कोई तालाब मिला तो तुम पानी पी लेना। माधुरी और लखन बहुत देर तक जंगल में चलते रहते हैं। तभी उन्हें एक तालाब दिखाई देता है। लखन जल्दी से दौड़कर तालाब के पास जाता है और पानी पीने के लिए हाथ में पानी लेता है। तभी नदी से आवाज आती है,
बच्चे रुको, अगर तुम इस नदी का पानी पियोगे तो तुम जंगली पशु बन जाओगे। ये सब सुनकर माधुरी लखन को पानी पीने से मना करती है, मगर इस बार लखन उसकी बात नहीं मानता और वो पानी पी लेता है। पानी पीते ही लखन एक खरगोश में बदल जाता है। वो खुद को खरगोश बना देख बहुत दुखी होता है। माधुरी कहती है, भाई मैंने तुमसे कहा था ना कि पानी मत पियो, मगर तुमने नहीं सुना। अब सुनो, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। यहाँ जंगल में बहुत भयानक पशु होंगे, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ये सब सुनकर खरगोश बना लखन रोने लगता है। तभी कुछ देर चलने के बाद माधुरी को एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसमें रहने का कुछ सामान तो होता है, मगर उस झोपड़ी में कोई नहीं रहता था। ये देख माधुरी लखन से कहती है, भाई अब हम यहीं रहेंगे, हमारे लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं होगी। ये सुनकर खरगोश अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरता है और बोलने की कोशिश करता है। हाँ दीदी। खरगोश को बोलता देख माधुरी बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। अब वो दोनों वहीं रहने लगते हैं। वो लोग जंगल में घूमते हैं और जंगल से ही कुछ खाने पीने के लिए लेकर आते हैं और उसी से अपना गुजारा चलाते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, मगर अब माधुरी लखन को लेकर साथ में जंगल नहीं जाती थी, क्योंकि उसकी जान को खतरा था। ऐसे ही एक दिन लखन माधुरी से कहता है, दीदी कितने दिन हो गए मैं घर से बाहर नहीं गया हूँ, मुझे बाहर घूमने जाना है, मुझे जाने दो। ठीक है भाई, पर तुम जल्दी आ जाना। हाँ दीदी मैं जल्दी आ जाऊँगा, और हाँ मेरे वापस आने तक दरवाजा मत खोलना, मैं आपको 3 बार आवाज दूंगा तभी दरवाजा खोलना। ठीक है भाई, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। लखन वहाँ से दौड़ते हुए जंगल में चला जाता है। बहुत दिनों बाद जंगल में घूमने के कारण लखन बहुत खुश था। वो बहुत सुंदर दिख रहा था। उसका शरीर बिल्कुल दूध की तरह चमक रहा था। उसी समय उस राज्य का राजकुमार युवराज जंगल में शिकार करने के लिए आते हैं, मगर उनको जंगल में कोई भी जानवर दिखाई नहीं देता। तभी राजकुमार को अचानक खरगोश दिखाई देता है। उस खरगोश को देख राजकुमार उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे जाते हैं, मगर वो खरगोश तभी घर जाने के लिए निकलता है। खरगोश भागते भागते घर आ जाता है। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। तभी राजकुमार देखता है कि खरगोश झोपड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। दीदी दीदी दरवाजा खोलो, दीदी दीदी दरवाजा खोलो, दीदी दीदी दरवाजा खोलो। ऐसे 3 बार खटखटाने पर माधुरी दरवाजा खोलती है। तभी राजकुमार की नजर माधुरी पर जाती है। माधुरी खरगोश को अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर लेती है। ये सब पेड़ के पीछे छुपा राजकुमार देख रहा था। ये लड़की कितनी खूबसूरत है, मेरी तो उससे नजरें ही नहीं हट रही थी, मगर ये खरगोश के साथ क्या कर रही है, मुझे पता लगाना होगा। इतना सोचकर राजकुमार अपने सैनिकों को वापस महल भेज देता है और वो झोपड़ी के पास आकर दरवाजा खटखटाता है। कोई है अंदर, दरवाजा खोलिए। आवाज सुनकर माधुरी दरवाजा खोलती है। माधुरी देखती है कि उसके सामने सुंदर नौजवान एक युवक खड़ा है। माधुरी की नजर उनसे हटती ही नहीं। तभी राजकुमार माधुरी से कहता है, माफ कीजिए, मैंने आज आपको यहाँ देखा, इसलिए बस में आपसे बात करने चला आया। मैं इस राज्य का राजकुमार युवराज हूँ, आप मुझे बहुत पसंद हो। ये आप क्या कह रहे हो राजकुमार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे विवाह करोगी? ये सुनकर माधुरी खुश तो होती है, परंतु पहले उसे अपनी पूरी सच्चाई बताती है कि कैसे उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उस पर अत्याचार करते थे। उन अत्याचारों से परेशान होकर ये लोग वहाँ से भागकर इस जंगल में आ गए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये बताइए कि आप मुझसे शादी के लिए तैयार हैं या नहीं? हाँ राजकुमार, मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ, मगर पहले मुझे ये बात अपने भाई को बतानी होगी। जी बेशक, आप उन्हें बताइए। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, आप कल हमारे राज्य में शाही मेहमान बनकर आइएगा, मैं आपकी राह देखूंगा। ऐसा कहकर राजकुमार वहाँ से चला जाता है। माधुरी को ये सब एक सपने जैसा लगता है। दीदी कौन था दरवाजे पर? माधुरी अंदर आकर अपने भाई को सारी बात बताती है। ये सुनकर उसका भाई भी खुश होता है कि उसकी बहन से कोई राजकुमार शादी करना चाहता है।
फिर वो दोनों अगले दिन राजकुमार के राज्य में चले जाते हैं। तभी उनको देख राजकुमार उनका बहुत अच्छे से स्वागत करता है और उन्हें महल में ले जाता है। फिर दूसरे ही दिन राजकुमार और माधुरी की शादी हो जाती है। अब माधुरी और राजकुमार महल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। माधुरी अपने भाई को अपने पास ही रखती है। फिर एक दिन माधुरी की सौतेली माँ कैकई अपने जादुई गोले में उन दोनों भाई बहन का पता लगाती है कि दोनों जिंदा है भी या मर गए। तभी उसे अपने जादुई गोले में दिखाई देता है कि माधुरी तो राजमहल में महारानी की तरह रह रही है और लखन बगीचे में बहुत ही अच्छे से घास खा रहा है। ये सब देख कैकई को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो गुस्से से शीशा तोड़ देती है और अपनी बेटी को लेकर महल आने के लिए निकल जाती है और चुपके से महल के अंदर घुस जाती है। महल में आने पर कैकई देखती है कि माधुरी अपने कक्ष में आराम कर रही है। ये देख कैकई अपने जादू से अपनी बेटी को माधुरी बना देती है और बिस्तर पर सो रही माधुरी को बेहोश कर देती है। तभी उसकी बेटी रूपा कहती है, माँ हमारा झूठ पकड़ा तो नहीं जाएगा ना? नहीं मेरी बच्ची, अब तुम इस राज्य पर राज करोगी, समझी? ठीक है माँ, आप मुझे जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। बहुत अच्छे, अब चलो मैं इस माधुरी की बच्ची को जंगल में छोड़ाती हूँ, तुम तब तक यहीं रुको, ठीक है? ऐसा कहकर कैकई राजकुमारी माधुरी को लेकर जंगल में चली जाती है। इधर लखन अपनी बहन के पास आता है तो रूपा उससे कहती है, अरे अरे ये खरगोश मेरे कमरे में कैसे आया? सिपाही निकालो इसे यहाँ से। महारानी का आदेश सुनकर सिपाही खरगोश को उनके कक्ष से बाहर निकाल देते हैं। ये सब देख लखन बहुत हैरान हो जाता है। ये दीदी को अचानक क्या हुआ? मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? लखन दुखी होकर बगीचे में चला जाता है। इधर कैकई माधुरी को जंगल में छोड़ वापस महल आ जाती है। लखन का अपनी बहन के बिना मन नहीं लगता, इसलिए वो दोबारा अपनी बहन के कक्ष में जाता है तो वो देखता है कि उसकी सौतेली माँ माधुरी के कमरे में है। यह देखकर लखन चौंक जाता है और वो कमरे से बाहर खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुनने लगता है। मेरी बेटी, मैं उस माधुरी की बच्ची को जंगल में छोड़ आई हूँ, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। अब तुम हमेशा के लिए इस राज्य पर राज करोगी। आपका शुक्रिया माँ, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस तुम ये निश्चय करो कि तुम्हें राजकुमार के साथ कैसे रहना है। जैसे माधुरी रहा करती थी वैसे ही तुम्हें रहना है, ताकि राजकुमार को तुम पर शक ना हो। ठीक है माँ। ये सब खरगोश सुन लेता है। ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जंगल की ओर चला जाता है। वो जंगल में बहुत देर तक माधुरी को ढूंढता है, परंतु उसे उसकी बहन कहीं नहीं मिलती। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु महाराज दिखाई देते हैं। वो उसके पास आता है। बाबा मेरी मदद कीजिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बोलो तुम्हें मेरी कैसी मदद चाहिए? बाबा मेरी बहन इस जंगल में है, मुझे उससे मिलना है, क्या आप उसे खोजने में मेरी मदद करेंगे? तभी बाबा आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं और फिर लखन से कहते हैं, तुम्हें तुम्हारी बहन इस दिशा में मिल जाएगी। और हाँ, ये सब तुम्हारी सौतेली माँ ने किया है, तुम्हें खरगोश भी उसी ने बनाया है। ये सब सुन लखन कहता है, बाबा हमें इस मुसीबत से बचने का उपाय बताइए। ये लो जल, जब तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे सामने आएगी तो उस पर ये जल छिड़क देना, तब उसकी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएगी और तुम पहले की तरह इंसान बन जाओगे। तुम जल्दी से इस दिशा की ओर जाओ और अपनी बहन को लेकर जल्दी राजमहल पहुँचो। ऐसा कहकर बाबा खरगोश के गले में जल का बोतल बांध देते हैं। फिर खरगोश बाबा के बताए हुए दिशा की ओर जाता है। उसे कुछ देर चलने के बाद अपनी बहन दिखाई देती है। खरगोश जल्दी से अपनी बहन के पास पहुंचता है। दीदी तुम ठीक हो ना? हाँ भाई मैं ठीक हूँ, तुम्हें पता है? दीदी आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। अब जल्दी से आप मेरे साथ राजमहल में चलो। मुझे साधु महाराज ने ये जल दिया है, इससे हम अपनी सौतेली माँ की सारी बुरी शक्तियों को नष्ट कर सकते हैं। फिर मैं वापस अपने असली रूप में आ जाऊँगा। उधर राजकुमार जब अपने कक्ष में जाता है तो उसे राजकुमारी सोई हुई दिखाई देती है। तो वो दासी से पूछता है, अरे ये राजकुमारी को क्या हुआ है? ये सोई हुई क्यों है? राजकुमार, महारानी को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो सोई हुई है। उनके उठ जाने पर मैं आपको बुला लूंगी। ठीक है, फिर इन्हें आराम करने दीजिए।
ऐसा कहकर राजकुमार कमरे से चला जाता है। इधर माधुरी और लखन महल पहुंच जाते हैं। राजकुमारी माधुरी दासी के रूप में महल में प्रवेश करती है ताकि उसे कोई पहचान न सके। थोड़ी देर बाद माधुरी और लखन चुपके से राजमहल के कमरे में चले जाते हैं और माधुरी कहती है, राजकुमार मैं आ गई। राजकुमार माधुरी को दासी के कपड़े पहना देख उससे कहता है, राजकुमारी आप ऐसे दासी वाले कपड़े में क्या कर रही हैं? राजकुमार मेरी सौतेली माँ ने यहाँ आकर मुझ पर जादू करके मुझे जंगल में छोड़ दिया था और यहाँ वो और उसकी बेटी आकर रह रही है। ये सब सुन राजकुमार को बहुत गुस्सा आता है और मंत्रियों से कहता है, अभी के अभी सभी मंत्रियों को बुलाया जाए। राजकुमार का आदेश मिलते ही सभी मंत्री दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। तभी राजकुमार राजकुमारी के साथ दरबार में आता है और नकली राजकुमारी और उनकी माँ को बुलाने का आदेश देता है। थोड़ी ही देर में नकली राजकुमारी और उसकी माँ वहाँ आ जाते हैं। कैकई जब माधुरी को राजकुमार के साथ खड़ा देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। राजकुमार कहता है, इन दोनों को अभी के अभी बंदी बना लिया जाए और कारावास में डाल दिया जाए। तुम क्या मुझे बंदी बनाओगे? मैं कभी किसी के हाथ नहीं आती। अब मैं इस माधुरी की बच्ची को नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर कैकई कुछ मंत्र पढ़ती है। इससे पहले कि वो माधुरी पर कुछ करे, माधुरी पहले ही वो जल कैकई के ऊपर छिड़क देती है। तभी उस जल के प्रभाव से कैकई का सारा जादू काम करना बंद कर देता है। तभी राज्य के सिपाही दोनों माँ बेटी को कारावास में बंद कर देते हैं। ये सब देख राजकुमार और राजकुमारी खुश होते हैं। उस जल के प्रभाव से कैकई की सारी बुरी शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। उसी के साथ लखन भी अपने असली रूप में आ जाता है। ये सब देख सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अब सब बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।